Alright guys, welcome back मेरे सेकंड पार्ट एवरेस्ट बेस कैंप की जर्नी की। तो अभी हम बात करेंगे काठमांडू पहुंचने के रास्ते और काठमांडू से पपलू पहुंचने के बाद मैंने क्या क्या किया, और हम डिफरेंसेस भी बताएंगे पपलू से ट्रैक शुरू करने की वर्सेस लूकला से शुरू करने की। एटलीस्ट मेरे पास ऑफ द बैट मेरे दिमाग में अभी 3-4 ऐसे रीजंस आ रहे हैं क्यों कोई जिरी या पपलू से शुरू करेगा वर्सेस क्यों कोई लूकला से शुरू करेगा। तो नंबर 1 पॉइंट है कॉस्ट। कॉस्ट ऑब्वियसली सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। तो कॉस्ट में मैं ये बताऊंगा कि जो रिटर्न फ्लाइट है, लूकला रिटर्न जो फ़्लाइट होगी, उससे अगर आप बजट में रहें तो सस्ता जिरी से लूकला कर सकते हैं बाई ट्रैक इंस्टेड ऑफ फ्लाइट। अगर आप बस लेंगे जैसे मैंने लिया था पपलू की तरफ, और फिर 3-4 गांव अगर आप 3-4 दिन बिता सकते हैं 3-4 अलग गांव में, तो ये चीपर ऑप्शन हो सकता है। मैंने स्पेसिफिकली ये नहीं चुना, मेरे पास बहुत वक्त था। इनफैक्ट मुझे लगेगा कि अगर मैं फ़्लाइट लेता तो मुझे सस्ता मिल जाता, बट आई जस्ट वांटेड गुड लॉन्गर एक्सपीरियंस। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मेरे लिए जो मैं सेकंड पॉइंट बोलूँगा जिसके लिए लोग जिरी या पपलू से शुरू करते हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और वो है एक्लेमेटाइजेशन। तो ये आप ज़रूर पढ़िए इसके बारे में, आप ज़रूर गूगल कीजिए या यूट्यूब कीजिए। दिस इज़ द नंबर 1 किलर। इसको एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस भी बोलते हैं। सो देर आर डिफरेंट नेम्स फॉर दिस, बट बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी लेती है वो हायर एलिवेशंस पे बहुत कम होती रहती है। तो जैसे आप अभी शुरू करेंगे 2000 से, फिर 3-4 हज़ार के बाद इट गेट्स अ लिटिल हार्ड ऑन योर बॉडी। तो ये अगर आप लूकला में सीधा लैंड करेंगे तो आपको बहुत कम वक्त, आपके बॉडी को बहुत कम वक्त मिलेगा टू एक्लेमेटाइज टू दिस चेंज इन एलिवेशन। तो ज़्यादातर लोगों को सिर दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं, डिजनेस होती है, कन्फ्यूजन होता है। तो अभी आपको कभी भी ट्रैक पे इस तरह के अगर सिम्टम्स आए तो फ़ौरन, डोंट इवन थिंक ट्वाइस, फ़ौरन टर्न अराउंड और नीचे की तरफ वापस जाइए। ये जो कुछ लोगों की ज़िद होती है, नहीं मैं करके ही रहूँगा, बस थोड़ी और दूर है। कुछ लोगों ने ये ज़िद पकड़ ली थी और ना तो वो एवरेस्ट पहुँचे और ना तो उसके बाद वो कभी घर पहुँचे, वो सीधा ऊपर ही पहुंच गए। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि अगर आपको इन जो मैंने बताया था जैसे हेडेक, डिजीनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, कोई भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ रिस्क मत लीजिए, टर्न अराउंड और वापस नीचे की तरफ जाइए। अपने बॉडी को 1-2 दिन और दीजिए एक्लेमेटाइज होके टर्न अराउंड, और फिर से ऊपर की तरफ चलिए और देखिए कि अगर आपका बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। कुछ केसेस में वो ऑटोमेटिकली चले जाता है और थोड़े और केसेस में ये नहीं जाता। एंड इट्स बेस्ट कि आप अपने ट्रैक को इस मुकाम पे कैंसिल कीजिए, बिकॉज योर लाइफ इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी एवरेस्ट बेस कैंप, देन इवन गोइंग टू मार्स। ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो है मेडिकेशंस की। डायमॉक्स बोल के एक टैबलेट आती है। अगर आपको हेडेक आना शुरू करता है तो यू कैन ट्राई ये टैबलेट डायमॉक्स, और कुछ लोगों का हेडेक चले जाता है एंड दे फील बेटर एंड कैन कंटिन्यू जो ट्रैक है वो टैबलेट के साथ कंटिन्यू करते हैं। बट मैंने अपने ट्रैक पे ये टैबलेट नहीं ली, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैंने इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सुने हैं, जैसे नाइट मेयर्स आ रहे हैं रात को, और हाथ में नीडल्स चुभ रहे हैं, वैसी फीलिंग आ रही है, यू नो, ऑल दीज काइंड ऑफ स्ट्रेंज साइड इफ़ेक्ट्स। अभी आप केमिकल्स लेंगे तो यू हैव टू एक्सपेक्ट कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा या हो सकता है इसका। तो ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि नेचुरली अगर हो सके तो
गो थ्रू दिस ट्रैक विदाउट एनी मेडिकेशन, मगर अभी आपको लग रहा है कि भाई मैंने मैं डिसेंड कर चुका हूँ अपने ट्रैक से, मैंने 1-2 दिन दिए फिर भी ये हेडेक जा नहीं रही है, मगर मैं अभी इतना दूर आया हूँ, मुझे ये ट्रैक ट्राई करना ही है, तो एक डायमॉक्स की टैबलेट लीजिए, इसको थोड़ा ट्राई कीजिए, और अगर आपका हेडेक गया एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, आपको अच्छा लगने लगे, देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर ट्रैक। तो ये रहा दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्लेमेटाइजेशन का। तीसरा पॉइंट मैं लूकला के फेवर में दूंगा, तो भले ही शायद आपको सस्ता पड़े क्लासिक रूट से और आपको एक्लेमेटाइजेशन के लिए वक्त मिले, बट मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो जो पहले 3-4 दिन रहेंगे क्लासिक रूट पे काफ़ी डल रहेंगे। ट्रेल पे आपको शायद ही कोई मिले, अगर मिले तो बहुत कम लोग मिलेंगे, खाने के ऑप्शंस कम हैं, रहने के ऑप्शंस कम हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट नज़ारे काफ़ी मीडियोकर हैं, मतलब काफ़ी ठीक ठीक है। आप बस मतलब चढ़ते ही जा रहे हैं और कभी उतर रहे हैं कभी चढ़ रहे हैं, मगर इतना कुछ मतलब देखने को नहीं मिल रहा। मगर अगर आप सीधा लूकला पे लैंड करते हैं तो आपको राइट अवे हसीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, और फिर आपको समझ में आ रहा है कि भाई लोग लूकला से क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं से असली सीनिक एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक शुरू होता है। क्लासिक रूट में जिरी और पपलू से पहले 3 से 4 दिन, जितने भी दिन आपको लगते हैं लूकला तक पहुंचने के लिए, फिज़िकली डिमांडिंग होगा, और उसके बदले में आपको मतलब जो व्यूज़ हैं ऑप्टिकली इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा, फिज़िकली इतना जो आप बॉडी को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये मैं समझूंगा 3 रीजंस हैं लूकला वर्सेस पपलू से शुरू करने की। तो आप अपने प्रोज और कॉन्स वे कीजिए, और उसी हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको भाई पपलू से शुरू करना है कि लूकला से शुरू करना है। तो काठमांडू पहुंचने के तरीके, तो ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपके पास तो बहुत ऑप्शंस हैं। ज़्यादातर सबसे कन्वीनियंट जो ऑप्शन होगा वो होगा फ़्लाइट का, ठीक है। मेजर एयरपोर्ट कहीं से, मैं मुंबई से मैंने फ़्लाइट लिया था, नॉर्थ साइड में रहता तो दिल्ली से बहुत फ़्लाइट्स होंगे। अगर आपको फ़्लाइट से नहीं जाना तो बाय रोड भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप ईस्ट साइड में हैं तो मैंने पहले सिलीगुड़ी, जो वेस्ट बंगाल के साइड से हैं, उधर से मैंने काफ़ी अच्छी बस ली थी। बहुत टाइम लगेगा आपको, 1 दिन के ऊपर लगेगा पहुंचने के लिए, मगर एक बस है उसको बोलते हैं इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप बस। काफ़ी अच्छी बस है ये, गवर्नमेंट 2 कंट्रीज़ के गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन में ये बस को चलाया है। अफोर्डेबल है, क्लीन है, बहुत अच्छे स्टॉप्स करते हैं ये लोग रेगुलरली, और काफ़ी मतलब अच्छी बस है। सोने स्लीपर नहीं है, सीट्स हैं, बट ये उनकी स्पेसिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा कर रखा है लॉन्ग जर्नी के लिए। तो ये हो गया अगर आप ईस्ट साइड से आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप नॉर्थ साइड से आ रहे हैं, दिल्ली यूपी वगैरह, उधर भी प्राइवेट बहुत सारे बसेस मिलेंगे आपको, बहुत अच्छी हैं। इंडियन नेपाल फ्रेंडशिप वाले बस जैसे क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको, बट शॉर्टर जर्नी होगा, और ठीक ठाक हैं बसेस। तो ये होगा आपके लैंड के ऑप्शन। तो एक बार अगर आप काठमांडू पहुँचे तो उधर से आपने डिसाइड करना है भाई मैंने फ़्लाइट लेना है। मुझे लगता है अभी फ़िलहाल उन्होंने 2 अलग अलग फ़्लाइट शुरू की, एक शायद काठमांडू से लुकला जाती हैं और दूसरी एक और प्राइवेट एयरपोर्ट से जाती है, राम चौप या ऐसे कोई नाम है इनका, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, बट यू हैव टू टेक अनदर बस या अनदर कार टू दिस प्राइवेट एयरपोर्ट, और उधर से फिर आप फ़्लाइट लेंगे लुकला की। मगर अगर आप मेरी तरह काठमांडू से क्लासिक रूट लेना चाहेंगे पपलू की तरह, तो मैंने क्या किया था, चाबिल चौक बोल के एक जगह है, उधर से बस निकलती है पपलू के लिए। तो आप पहुंचेंगे चाबिल चौक, और उधर से पपलू के लिए बस मिलेगी आपको 1500 नेपाली रुपीज़ की। सुबह को निकलेगी ये बस, तो मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल हैं सुबह की राइड के लिए। जहाँ तक मुझे याद है ये काफ़ी सुबह 5 बजे को निकली थी, तो मैं 4:30 को ही ऐसे उठ गया था, और
मेरी जो अकोमोडेशन थी काफ़ी करीब थी चाबिल चौक के। तो फिर हाँ, मैं उधर जाके उसके बाद अब रेडी रहिए, धक्का मारू बस है, इतनी कंफर्टेबल बस तो नहीं मिलने वाली, काफ़ी लोकल बस है। और बहुत मैं क्या बोलूँगा, बहुत घटिया रोड्स हैं इतने अच्छे मेंटेन नहीं है, बट इट्स नॉट दैट बैड। अगर आप आधी नींद में और थोड़ा बहुत सो गए तो 14 आवर्स का जो जर्नी है वो थोड़ा शॉर्ट लग सकता है। उसके अलावा बसेस बहुत रैंडम स्टॉप्स करेंगी। हमारे बसेस में तो उन्होंने पूरी मतलब सब्ज़ी मंडी उठा ली थी, प्याज और पता नहीं टमाटर आलू पता नहीं क्या क्या उठाए थे। और मतलब ऑब्वियसली उन्होंने पैसेंजर के अलावा कार्गो या ऐसे कुछ चीज़ों में अगर वो उनको पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो बनाएंगे। और ये लोकल बस है, और ये लोकल बसें ऐसी ही चलती हैं, प्राइवेट बस की तरह नहीं है जो आपको इंडिया से नेपाल जैसे पहुंचा रही है। वो बसेस नहीं हैं जो आप सीधा डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। तो बहुत सारे स्टॉप्स हैं, बहुत सारे लोगों को और चीज़ों को उठाएंगे और गिराएंगे, और बम्पी राइड होगा। अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो दिस इज़ एन एडवेंचर ऑफ 14 आवर्स। 14 आवर्स के बाद हम पहुँचे पपलू में फिर हमें ये अकोमोडेशन मिला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से शुरू हुई हमारी जर्नी अकोमोडेशंस लेने की, मेन्यू पे प्राइजेस को कंपेयर करने की। तो पहले तो जगह हमने 1500 नेपाली रुपीज़ में मुझे याद था कि मैंने पूरा फूड और अकोमोडेशन कवर कर रखा था। और यहाँ पे मुझे अकोमोडेशन मिला था 300 नेपाली रुपीज़ के लिए। तो ये याद रखिए, ये जो प्राइस है लोअर एलिवेशंस पे ही मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक और फ़ायदा होगा कि जितना आप लो एलिवेशन पे हैं उतना आपको चीप मिलेगा। ये लुकला में अगर आप लैंड करेंगे तो 300 पे मिलना नामुमकिन के बराबर ही है। तो 300 अकोमोडेशन था, और पूरा मतलब खाना वाना मिला के मैंने 1500 नेपाली। आपको ऑब्वियसली उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग पूरे ट्रैक पे एक स्लोगन चलता है, दाल भात पावर 24 आवर। अगर आप दाल भात पे अगर आप गुजारा कर सकते हैं तो ये आपके लिए सबसे सस्ता होगा। मैं मतलब जहाँ भी रुकता था अपने आप को मैं ट्रीट करता था उन्हें उधर के, मैं कभी स्वीट्स खा लूँगा, कभी मैंने चॉकलेट खा ली, कभी मैंने एक्स्ट्रा हनी लेमन टी ऑर्डर कर लिया। तो मैं इतना मतलब कॉस्ट सेंसिटिव नहीं था, मुझे इंजॉय करना था जर्नी। और हर जगह की एक स्पेशलिटी होती है, मैं उनको पूछूंगा भाई आपके पास मतलब ये क्या स्पेशल है, कोई मुझे ये चीज़ खिला देगा, कोई स्वीट खिला देगा। तो मैं ओपन था, एक्सेप्टिंग था कि मेन्यू में अगर कुछ मुझे अलग दिखे तो मैं ट्राई करूं। मगर आपको अगर बहुत बजट पे रहना है तो दाल चावल अगर आप खाएंगे और अकोमोडेशन जो मैंने बताया 300 नेपाली रुपीज़, तो इंडियन में तो और भी कम है, 200 ये उससे नीचे होगा। तो दैट इज़ व्हाट यू कैन डू इट। और आप शायद 600-700 में कर ले जो मैंने 1500 खर्च किया। तो ये था मेरा पहला स्टॉप पपलू का। एंड बाकी का हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो पे। थैंक्स अ लॉट। ये मेरा थोड़ा लंबा वीडियो था, मुझे लगा कि मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर कर सकूं बिफोर मैं आपको अपने सारे स्टॉप्स के बारे में बता सकूं। तो ये था पपलू वर्सेस लुकला स्टार्ट करने के कंपैरिजन्स और पपलू तक का सफ़र। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं, मुझे पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है। और पार्ट 3 में मिलते हैं दोस्तों।